हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं RTMNU BCom सेकेंड सेम के कंपलसरी इंग्लिश का रिवीजन। उसमें से आज हम देखने वाले हैं प्रोज सेक्शन। तो हमारा एक लेसन है जिसका नाम है हाउ टू बी अ हेल्दी यूज़र ऑफ सोशल मीडिया। ये लिखा है पैगी कर्न ने। इसमें आपको यही बताया गया है कि कैसे सोशल मीडिया के थ्रू ये जान सकते हैं कि कौन अपने लाइफ में डिप्रेस्ड है या फिर कौन हैप्पी है। वैसे तो लोग आजकल सोशल मीडिया काफ़ी यूज़ करते हैं, बट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हमारे लाइफ में भी काफ़ी सारी ट्रबल्स आते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। बिकॉज सोशल मीडिया पे कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे को इन्फ्लुएंस करती है, हमें बुरा फील करवा के देती है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जितने लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जितना दिखावा कर रहे हैं अच्छी लाइफ का वो सही में उतने खुश हों। अगर आपको जानना है कि आपके करीबी जो भी लोग हैं वो सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट डाल रहे हैं, उससे अगर आपको पता करना है कि वो बंदा या बंदी सही में खुश है या डिप्रेस्ड है या फिर क्या उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुछ उपाय दिए हैं यहाँ पर। जैसे कि फर्स्ट है कंटेंट एंड टोन। आप जो भी बंदा लिख रहा है उसके कंटेंट से या फिर उसके टोन से आप पहचान सकते हो कि उसे डिप्रेशन या एंजाइटी तो नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि डिप्रेस्ड लोग काफ़ी नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं और वो हमेशा अपने लाइफ के लिए कंप्लेंट करते रहते हैं। वो हमेशा एंग्री थॉट्स या इमोशंस पोस्ट करते रहते हैं। इससे आपको पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है या नहीं। उसके बाद सेकंड है हमारे पास क्वालिटी। आपको किसी से बात करके उससे बात करने के बाद किस तरीके की फीलिंग आती है, उससे भी आपको पहचान में आ सकता है। फिर ऑनलाइन टाइम कितना बिताते हो आप, उससे भी आपको पता चल सकता है कि कोई बंदा डिप्रेस्ड है या फिर नहीं। क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि डिप्रेस्ड लोग काफ़ी समय ऑनलाइन ही रहते हैं। वही कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ न्यूज़ देखते हैं या फिर पोस्ट लाइक करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग बातें करके बस सोशल मीडिया ख़त्म कर देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद भी फीलिंग्स और थॉट्स तो डालते ही हैं सोशल मीडिया पे, साथ ही दूसरों के पोस्ट्स पे भी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो ये सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपैरिजन भी एक कारण है जिसकी वजह से आप पहचान सकते हो कि किसी को डिप्रेशन है या नहीं है। तो अपनों पे ध्यान दो, खुद पे भी ध्यान दो और सोशल मीडिया ये काफ़ी हद तक अवॉइड करो ताकि आप भी हेल्दी रहो और आपके अपने भी हेल्दी रहे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई डिप्रेशन का शिकार है तो उन्हें जाकर आप बात करो ताकि उनको भी अच्छा लगे और वो भी डिप्रेशन से बाहर आ सके। यही सारी चीज़ें पैगी कर्न ने हमें बताई है। नेक्स्ट हमारे पास एक लेसन है जिसका नाम है लक, जो कि लिखा है मार्क ट्वेन ने। मार्क ट्वेन बताते हैं कि वो लंदन में कहीं पे डिनर कर रहे थे जहाँ पर इंग्लिश मिलिट्री मैन का सम्मान के लिए कुछ सेलिब्रेशन चालू था जिनका नाम बताया गया है स्कॉर्सबी। जब राइटर ने स्कॉर्सबी को देखा तो वो काफ़ी एक्साइटेड थे। स्कॉर्सबी पूरे तरह से मेडल में कवर्ड थे, बहुत सारे मेडल्स उनके गले में थे और राइटर स्कॉर्सबी से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहे थे। तभी उनके बाजू मतलब राइटर के बाजू में एक क्लर्जीमैन आके बैठा जो कि उनका एक पुराना दोस्त था, राइटर का पुराना दोस्त था। क्लर्जीमैन जीवन का आधा हिस्सा टीचर बन के बिताया था मिलिट्री स्कूल में जो कि थी वुलविच में। तो क्योंकि वो टीचर था तो उन्होंने राइटर को बताया कि जो बंदा सामने बैठा है जिसका ऑनर चल रहा है, जिसके गले में बहुत सारे मेडल्स हैं, तो वो सबसे बड़ा फूल है यानी कि मूर्ख है। और ये बात सुन के राइटर काफ़ी शॉक हो चुके थे, इसीलिए वो थोड़ा और जानना चाहते थे उस बंदे के बारे में जिनके गले में इतने सारे मेडल्स थे। कुछ दिनों बाद वो वापस से उनके पुराने दोस्त यानी कि क्लर्जीमैन से पूछते हैं कि उस बारे में और बताइए।
तो वो बताते हैं कि 40 साल पहले की बात है, जब क्लर्जीमैन वहाँ के इंस्ट्रक्टर थे, यानी कि मिलिट्री एकेडमी के इंस्ट्रक्टर थे। तब स्कॉर्सबी की फ़र्स्ट एग्ज़ामिनेशन थी और इंस्ट्रक्टर को उसके लिए काफ़ी दया आ गई थी, इसीलिए वो चाहते थे कि स्कॉर्सबी भी पास हो जाए वो एग्ज़ामिनेशन में। तो सभी लोग अच्छे अच्छे आंसर्स दे रहे थे, तो स्कॉर्सबी को इंस्ट्रक्टर ने जाकर, यानी कि यही क्लर्जीमैन ने बाजू में बुलाकर उसे कुछ क्वेश्चंस बता दिए, रटा दिए, जो कि उन्हें लगता था कि इंस्ट्रक्टर उन्हें पूछेगा, जो कि उन्हें लगता था कि एग्ज़ामिनेशन में उन्हें पूछा जाएगा। और एक लक की बात ये थी कि उन्हें वही क्वेश्चंस आए एग्ज़ामिनेशन में जो कि उन्हें इंस्ट्रक्टर ने रटाए थे। उसके बाद मैथमेटिक्स की एग्ज़ाम आने वाली थी और तब उन्होंने क्लर्जीमैन ने वापस से उन्हें सिखाए, बहुत सारी पढ़ाई करवाए। और जब वो एग्ज़ामिनेशन में गए तब उन्हें लगा था कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला और इससे क्लर्जीमैन काफ़ी शॉक थे। जब क्राइमियन वॉर हुआ तब स्कॉर्सबी को ही कैप्टन बनाया गया था और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ही कंधों पे दी गई थी। क्लर्जीमैन बताते हैं कि वो जितने भी मेडल्स मिले उन्हें, यानी कि वो स्कॉर्सबी को, तो वो सारे मेडल्स दर्शाते हैं कि वो उन्होंने कितनी मिस्टेक्स की हैं। जितनी स्टूपिड मिस्टेक्स उन्होंने किए हैं उतने मेडल्स उनको मिले हैं, ऐसा क्लर्जीमैन बोल रहे हैं। स्कॉर्सबी मिस्टेक करते थे और लोगों को लगता था कि ये एक इंटेलिजेंस की निशानी है और इसके वजह से स्कॉर्सबी धीरे धीरे फेमस होते गए और आखिर में उस दिन उनका सम्मान भी किया गया। और ये कहानी तब तक स्कॉर्सबी और क्लर्जीमैन के अलावा कोई नहीं जानता था, बट ये बात उन्होंने मार्क ट्वेन को बताई और मार्क ट्वेन ने इस पे एक छोटी स्टोरी, मतलब शॉर्ट स्टोरी बना के रखी दुनिया के सामने। तो यही बताया गया है कि स्कॉर्सबी कितने लकी थे और हर टाइम उन्हें लक ने कितना साथ दिया है। उसके बाद आपके सिलेबस में और एक प्रोज है जिसका नाम है हाउ आई बिकम अ पब्लिक स्पीकर। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि लिखी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक थॉट प्रोवोकिंग राइटर थे 20th सेंचुरी के। वो सिर्फ ड्रामाटिस्ट नहीं थे बल्कि वो एक स्पीकर और डिबेटर भी थे। उन्हें 1925 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी दिया गया था। हाउ आई बिकम अ पब्लिक स्पीकर इस ऑटोबायोग्राफी में शॉ ने बताया है कि वो कैसे एक अच्छे स्पीकर बने, एक अच्छे वक्ता बने। एक बार की बात है, शॉ गए थे जेटेटिकल मीटिंग में उनके फ्रेंड लेकी के साथ, बट उन्होंने तब कभी भी पब्लिक में स्पीकिंग नहीं की थी और उन्हें कुछ भी पब्लिक मीटिंग के बारे में नहीं पता था। बट उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें सब कुछ पता है और उस बारे में वो काफ़ी प्राउड फील करते थे। और बट वो एक्चुअली में नर्वस थे और वो नर्वसनेस की वजह से कुछ ऐसा बोल बैठे डिबेट में जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब वो गुड स्पीकर बनेंगे और तब उन्होंने काफ़ी मेहनत की गुड स्पीकर बनने के लिए। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़े, काफ़ी सारे राइटर्स की बुक्स पढ़े, जैसे कि स्टुअर्ट मिल की, डार्विन और जॉर्ज एलियट की बुक्स। ये सारे बुक्स उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किए। उन्होंने काफ़ी नोट्स बनाए और उन्होंने काफ़ी सारी मीटिंग्स अटेंड की। वो रास्ते से जाते हुए पार्क में जहाँ पे जो भी दिखे उनसे बात करते थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी काफ़ी सारी मीटिंग्स और डिबेटिंग सोसाइटीज़ को भी अटेंड किया और धीरे धीरे उनका नर्वसनेस गायब होते चले गया। उनका पहले लेक्चर का नाम है थीव्स, जिसमें उन्होंने 1 घंटा बात किया था, वो भी बिना किसी नोट के। उनकी एक ऐसी स्पीच भी थी जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है, जो उन्होंने लंदन में दी थी, वो भी काफ़ी हैवी रेन में, जो सिर्फ 6 पुलिसमैन ने सुनी थी, जो कि जिनको ड्यूटी पे लगाया गया था कि वो स्पीच सुने। और उसके साथ ही एक सेक्रेटरी जो कि अम्ब्रेला पकड़ के खड़ा था, उसने भी उनकी स्पीच सुनी थी और उनकी स्पीच 1 घंटे से ज़्यादा चली थी। और स्पीकिंग के लिए शॉ कभी भी पैसे नहीं लेते थे, बल्कि संडे सोसाइटीज़ उन्हें खुद
10 ग्विनियास फीस देते थे ताकि वो कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स या रिलीजन पे ना बात करें, बट उन्हें उसी चीज़ पे बात करना पसंद रहता था, इसीलिए उन्होंने इन सारी चीज़ों से नकार दिया। ऐसे ही वो एक बहुत ही अच्छे स्पीकर बन गए और साथ ही में फिर वो एक पॉलिटिकल वर्क के भी लिए काफ़ी काम करने लग गए। एक ओकेजन में ऐसा भी हुआ कि शॉ ने H.G. वेल्स को एक फेमस डिबेट में हरा दिया और यहाँ पर कम्युनिटी ट्रेनिंग और प्लेटफॉर्म टेक्निक को यूज़ करके उन्होंने काफ़ी स्किलफुली H.G. वेल्स को हराया और इसी प्रकार वो कैसे एक गुड स्पीकर बने ये उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी में बताया है। नेक्स्ट स्टोरी आपके सिलेबस में माय लॉर्ड द बेबी, जो कि लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस कहानी में क्या होता है कि एक रायचरण नाम का 12 साल का लड़का होता है जो कि विलेज से जाता है ताकि वो कुछ काम ढूंढ पाए, और वो जाता है, वो एक ऐसे घर में जाता है जहाँ पर एक लड़का रहता है अंकुल नाम का, तो उसका वो प्राइवेट सर्वेंट बन जाता है, पर्सनल अटेंडेंट बन जाता है वो अंकुल का। जब अंकुल की शादी हो जाती है तो रायचरण को उसके सन का मतलब उसके बेटे का सर्वेंट बना देता है, मतलब अंकुल के बेटे का सर्वेंट, और अंकुल के बेटे को बोला जाता है द लिटिल मास्टर। रायचरण को काफ़ी खुशी होती है और वो काफ़ी देर तक लिटिल मास्टर के साथ खेलता है, उसे उसकी काफ़ी केयर करता है। वो धीरे धीरे चलना सीखता है, धीरे धीरे शब्द बोलना सीखता है, जैसे बाबा मम्मा, ये सारी चीज़ें वो बोलना सीखता है। और तब रायचरण के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। अंकुल ने अपने बेटे के लिए एक छोटी सी गो कार्ट खरीदी रहती है और वो अपने बेटे को सिल्क में लपेट के रखता है ताकि मतलब उसे सारी ऐशो आराम दे सके। उसके बॉडी पे काफ़ी गोल्डन ऑर्नामेंट्स, ब्रेसलेट्स, ये सारी चीज़ें भी वो अपने बेटे को पहनाता है। एक दिन क्या होता है कि काफ़ी बारिश आई हुई होती है और वो छोटा बेटा मतलब लिटिल मास्टर घर में बैठे बैठे काफ़ी बोर हो चुका रहता है, इसीलिए रायचरण उसे कार्ट में रख के उसे नदी किनारे ले जाता है। और जैसे ही वो लिटिल मास्टर एक लवली ट्री देखता है जहाँ पर काफ़ी सुंदर फूल उगे रहते हैं, तो वो उसे वो चाहिए होते हैं। वो रायचरण को मांगता है कि मुझे वो फूल चाहिए, और वो काफ़ी मना करता है। रायचरण कोशिश करता है कि वो कुछ पक्षी दिखा के उसका मन बहला सके और उसका ध्यान उधर से हटा सके, बट उसे वही फूल चाहिए होते हैं, इसीलिए रायचरण उसे कार्ट में ही रहने को बोलता है और फूल लेने जाता है। और जब तक वो रायचरण वापस आता है तब तक लिटिल मास्टर गायब हो चुका होता है, और अभी तक रायचरण और उनका बेटा क्यों नहीं आया, ये टेंशन से अंकुल और अंकुल की वाइफ बहुत टेंशन में आ जाती है, जिसके वजह से वो उन्हें ढूंढने के लिए जाती है। और तभी वो देखती है रायचरण को कि वो रिवर के नदी किनारे लिटिल मास्टर चिल्ला चिल्ला के उसे ढूंढ रहा है। तब अंकुल उन्हें पूछता है कि लिटिल मास्टर के बारे में, बट वो कुछ बात नहीं कर पाता, वो कुछ आंसर नहीं कर पाता है, जिसके वजह से अंकुल की वाइफ को ऐसा लगता है कि रायचरण ने ही उनका बच्चा चोरी कर लिया है, क्योंकि वैसे भी उसके बदन पे काफ़ी सारे गोल्डन ऑर्नामेंट्स थे ही, तो उसके लिए उसने हमारे बेटे को चोरी कर लिया है। फिर पार्ट 2 में बताया है कि रायचरण अपने गांव वापस जाता है, तब उसे पता चलता है कि रायचरण की वाइफ ने एक बेटा पैदा किया है जिसका नाम है फैलना, और तभी उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, यानी कि बेटा पैदा होते ही उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। और धीरे धीरे वो अपने बेटे के साथ काफ़ी अफेक्शनेट फील करने लगता है और उसे उसमें लिटिल मास्टर ही दिखाई देने लगता है। वो जैसे धीरे धीरे चलना सीखता है, वो भी बातें करना सीखता है, कुछ छोटे छोटे शब्द बोलना सीखता है, और इससे वही उसे लगता है कि ये
लिटिल मास्टर का पुनर्जन्म है, क्यों, और उसे ऐसा लगता है कि उसके घर में लिटिल मास्टर ने ही वापस से जन्म लिया है। इसीलिए फाइनल सीक्वेंस में रायचरण उसे काफ़ी खुश रखने की कोशिश करता है। वो भी अंकुल के जैसे ही उसे सिल्क के कपड़े में लपेट के रखता है, उसे कोई परेशानी नहीं होने देता है। जितना पैसा उस पर खर्च होना होता है वो उतना पैसा उस पर खर्च करता है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, वैसे वैसे वो और पैसों की डिमांड करता है, और वो रायचरण इतना पैसा देने के लिए कैपेबल नहीं होता है। इसलिए वो एक दिन सिटी जाकर अंकुल के पास जाता है, जो कि जिसका बेटा इसके हाथ से गुम गया था, और वो अंकुल अभी मजिस्ट्रेट की प्रैक्टिस करते रहता है। तो वो जाके उससे बात करता है कि मैंने उस दिन तुमसे झूठ बोला था, लिटिल मास्टर कहीं खोया नहीं था, वो मेरे साथ ही था और मैंने उसे रख लिया था अपने साथ। अंकुल को थोड़ा सा शक होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट अंकुल की वाइफ वो बच्चे को होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लेती है, और उसके बाद वो लोग रायचरण को दूर भेज देते हैं। तो यही थी ये स्टोरी, छोटी स्टोरी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। आपको ये सारे प्रोज सेक्शन कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।